हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ बताएंगे। पहले भी पढ़ा चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुली फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, और ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न हम लोग इसमें देखेंगे। एक एग्जांपल पहले लेते हैं, जैसे क्रोमियम है, इसका 24 एटॉमिक नंबर होता है। इसका हम लोग पाउ प्रिंसिपल के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर कि रियल में जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यही सही है। सेकेंड हम लोग एग्जांपल कॉपर का लेते हैं 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं होता क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। ये क्या है? फुली फील्ड ऑर्बिटल है, फुली फील्ड ऑर्बिटल है। तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर क्या समझते हैं कि फुली फील्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, यह है एक्सेप्शन ऑफ द अबव प्रिंसिपल। अब हम लोग ये देखें कि ये अगर एक्सेप्शन हुआ तो क्या हुआ, तो इसका पीछे दो रीज़न है। एक होता है ड्यू टू अटेन द सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड सेकेंड में एक्सचेंज एनर्जी, दो रीज़न है। सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स क्या कहलाता है, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग का अगर दो पैर है, अगर बराबर नहीं रहे, बड़ा छोटा रहे, तो हम लोग कहेंगे कि अनसिमेट्रिकल है, हम लोग स्टेबल नहीं रह पाएंगे, बढ़िया से नहीं चल पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन वही इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसका जो ऑर्बिटल जो हम लोग लिख सकते हैं D5, P3, F7, चूँकि हम लोग जानते हैं D सब सेल है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होते हैं, तो उसका हाफ कितना होगा, 5 होगा, इसलिए स्टेबल है। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, इसका हाफ कितना होगा, 3 होगा। और इसी तरह से F सब ऑर्बिट में टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकती है, वो 14 रह सकती है, जिसका आधा 7 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या देखें कि हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, ज़्यादा उसमें सिमेट्री पाई जाती है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या रीजन पढ़े, सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स। किस में ज़्यादा सिमेट्री ऑर्बिटल्स में रहेगी, जो फुली फील्ड होगा या हाफ फील्ड होगा। इसीलिए चूंकि अगर थोड़ा सा भी हल्का सा एनर्जी का अगर डिफरेंस है एक ऑर्बिटल से दूसरा में, क्या होता है,
स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, और उसी के कारण ये क्या होता है, इसका एक्सेप्शन होता है। अब हम लोग सेकेंड में देख लें एनर्जी एक्सचेंज। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर डिफरेंट टाइप के सब ऑर्बिटल्स हैं, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, क्योंकि सबका एनर्जी लेवल एक समान होता है, तो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करता है एक्सचेंज करने में। उसी को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज क्यों होता है, इसलिए होता है कि उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है विद इन द सेम सब ऑर्बिट। अगर जितना एनर्जी का एक्सचेंज जितना ही ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का उतना ही ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा और उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। अब हम लोग देख लें एक एग्जांपल में 3D4 के लेकर चलते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, थ्री अगर मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सचेंज होता है, तो इसमें भी हो सकता है फर्स्ट का, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हो सकता है, 3। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का 3 एक्सचेंज संभव है। सेकेंड का हम लोग देखें 1 और 2, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होगा कितना होगा, 2 होगा, और थर्ड का जो एक्सचेंज होगा 1 ही होगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो टोटल एक्सचेंज कितना हो गया, टोटल एक्सचेंज बराबर 3 + 2 + 1 बराबर 6। अब हम लोग देख लें D5 का कितना एक्सचेंज हो रहा है, जो हाफ फील्ड है। देखिए अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, हाफ फील्ड है। इसका देखिए एक्सचेंज कितना होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना होगा, ये देख लीजिए, सॉरी इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया, 4। इसी तरह से सेकेंड का हम लोग देख लें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया, 1 2 3। इसी तरह से हम लोग देख लें थर्ड का, अलग कर देते हैं।
थर्ड इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बराबर 2, फोर्थ का नंबर ऑफ एक्सचेंज 1 होगा, तो टोटल एक्सचेंज इसका कितना हो गया? टोटल एक्सचेंज इज इक्वल टू 4 + 3 + 2 + 1। दस। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया? 10 हो गया। इसमें कितना हो गया? 6 है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा होगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है उससे जो कि हाफ फील्ड नहीं है। अब हम लोग एक चीज़ और समझ लें, कभी कभी दे देता है कि कोई एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है। किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एटम के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आयरन का ही ले लेते हैं। Fe26 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब हम लोग देख लीजिए डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। 6 है। ये तो पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। एक भी रहेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसलिए आयरन क्या होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर। अब हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का पता करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एलिमेंट। ये क्या होता है? रूट के अंदर n × n + 2 bm। bm क्या यूनिट होता है? इसको हम लोग बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। n क्या है? वेयर n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेचुरली जिसके पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, जितना अधिक होगा, उतना ही उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, उतना ही उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेगा। अब देख लीजिए, जिसे हम लोग आयरन का निकालना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर n का वैल्यू कितना होगा? 4 है। 1 2 3 4 4 + 2, या हम लोग लिख सकते हैं 4 × 8। रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 32 bm बोर मैग्नेटॉन। सॉरी, 4 × 2 6 होगा, 24 होगा। जहां 4 क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 है। अगर इसी तरह से अगर हम लोग देख लें कि मैग्नीज का भी होगा, 25 होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी। मतलब जिसके पास, जिस एलिमेंट के अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके पास अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम लोग डाईमैग्नेटिक कहेंगे। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर डिसाइड कर लेते हैं कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है और किसका
कम है। अगर हम लोग देख लें, अगर कोई एलिमेंट है जैसे जिंक को ही हम लोग ले लें, तो उसमें क्या होगा, ये 10 होता है, 3D10, 3D10, 3D10। अगर 3D10 है, सब पेयर्ड है, तो हम लोग म्यू का वैल्यू क्या निकालेंगे, रूट के अंदर n इंटू एन प्लस 2 BM, तो क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 0 प्लस 2 BM बराबर 0 BM। मतलब कैसा होगा, ये डाई मैग्नेटिक होगा, डाई मैग्नेटिक होगा। कहने का मतलब है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे, अगर पेयर्ड होगा सारा इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में तो हम उसको क्या कहेंगे, वो जो एलिमेंट है वो डाई मैग्नेटिक नेचर का है। बस आज इतना ही, अभी टॉपिक आप लोगों का समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि NCERT के अंदर है। थैंक्स।